मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। माही की काँपती और सुरीली आवाज़ ने अथर्व सिंघानिया के कानों में जैसे कोई धुन घोल दी थी। अथर्व के चेहरे पर एक अनचाही सी मुस्कान उभर आई। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम मिष्टी। अगर तुमने कुछ देखा ही नहीं तो तुम्हारी आँखों में ये आँसू क्यों हैं? अथर्व अच्छी तरह जानता था कि उसने उस मासूम सी लड़की के ठीक सामने गोली चलाई थी। और फिर सड़क पर पड़ी उस नामी बिजनेसमैन की लाश से बहते खून को देखकर वो बुरी तरह सहम चुकी थी। नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। माही की आंखें डर के मारे अब भी कसकर बंद थी, जबकि उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। अपनी लड़खड़ाती आवाज में एक बार फिर झूठ बोलकर वो बस वहां से रफ्फू चक्कर होने के फिराक में थी। लेकिन सामने भी अथर्व सिंघानिया था, जो इसकी मासूमियत पर अपनी सख्त दिली भूलकर अपना दिल हार बैठा था। मम्मा, आप इतने सारे कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं वहां कोई हफ्तों रहने थोड़ी ही जा रही हूँ। 18 साल की माही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए मासूमियत से अपनी मॉम को देखा, जो उसके ट्रैवल बैग में एक के बाद एक गर्म कपड़े और ओवरकोट ठूंस रही थी। अपनी बेटी की इस प्यारी सी आवाज पर निशा ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनकी छोटी सी गुड़िया अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए नकली गुस्से से उन्हें ही घूर रही थी। माही बेटा, मनाली में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, तुम वहां जाकर बीमार न पड़ जाओ, इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ। निशा ने अपनी गुलाबी गालों वाली बेटी को प्यार से समझाया तो मम्मा की इस फिक्र पर माही के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। माही निशा और आनंद की इकलौती बेटी थी, जो उनकी शादी के पूरे 6 साल बाद बड़ी मिन्नतों और दुआओं से पैदा हुई थी। यही वजह थी कि बचपन से ही उसे पलकों पर बिठाकर पाला गया था। उसके मुंह से कोई ख्वाहिश निकलने की देर होती उससे पहले ही वो पूरी कर दी जाती। माही 18 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल दूध जैसी गोरी रंगत, गुलाबी होंठ और गहरी बड़ी आंखें। उसके नैन नक्श किसी परी जैसे थे। वो 12th की स्टूडेंट थी और आज ही उसे अपने कॉलेज ट्रिप के साथ मनाली के लिए निकलना था। उसकी 18 साल की जिंदगी में पहली बार था जब वो अपने मम्मा पापा के बिना कहीं दूर जा रही थी। सच तो ये था कि वो खुद भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के बहुत जिद करने पर उसने हाँ कह दिया था और फिर रो धोकर अपने पेरेंट्स को भी मना लिया था। अच्छा माही, ये वाला कोट तुम्हारे पापा खास तुम्हारे लिए लाए थे, इसे पहनकर जाना। ये बहुत वार्म है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। निशा ने एक फरवल पिंक ट्रेच कोट माही की तरफ बढ़ाया और फिर उसका बैग बंद करके फ्लोर पर रख दिया। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, फोन हमेशा पास रखना। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बीच बीच में वीडियो कॉल करते रहेंगे। निशा अब माही का हाथ थामे उसे छोटी मोटी हिदायतें देती हुई लिविंग रूम में ले आई। लिविंग रूम में माही के पापा आनंद आंखों पर चश्मा चढ़ाए आईपैड की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे थे। मम्मा की हर बात पर आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिलाती हुई माही ने पापा को देखा और चहकते हुए पुकारा, पापा। आनंद जी ने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया, उसे टेबल पर रखा और अपनी बाहें फैला दी। अपनी जान से प्यारी बेटी को इशारे से पास बुलाया तो माही झट से आकर उनके गले लग गई। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी मम्मा पापा। माही के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। आखिर उसे अपने पेरेंट्स के बिना रहने की आदत जो नहीं थी। अरे मेरी बेटी तो बहुत स्ट्रांग है, बस एक ही दिन की तो बात है, कल शाम तक मेरी बच्ची वापस घर आ जाएगी। आनंद जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे गले से लगा लिया। हाँ पापा, कल तक हम पक्का आ जाएंगे। और हाँ, मैं स्नोफॉल में अपनी बहुत सारी रील्स और फोटोज आपको भेजूंगी। उनमें से जो सबसे बेस्ट होगी ना, उसे बड़ा सा फ्रेम करवा कर मेरे रूम में लगवा दीजिएगा। माही के इस खिलखिलाते अंदाज पर आनंद और निशा दोनों हंस पड़े और मन ही मन अपनी बेटी की नजर उतारी। कुछ देर बाद आनंद जी ने बैग को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा ताकि वो माही को कॉलेज ड्रॉप कर सके, जहां से सभी लड़कियों को कॉलेज की प्राइवेट बस से मनाली के लिए निकलना था। माही को ढेर सारा आशीर्वाद देकर आनंद जी वापस घर लौट आए। सर, उस इंटरनेशनल ड्रग डीलर का सुराग मिल गया है। खबर पक्की है कि वो मनाली के किसी रिसोर्ट में छुपा बैठा है। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही एसएपी अथर्व सिंघानिया के लैपटॉप पर चलते हुए हाथ ठिठक गए। इस वक्त वो अपने कैबिन में बैठा इसी हाई प्रोफाइल केस के सबूत इकट्ठे कर रहा था।
इंस्पेक्टर की आवाज पर उसने अपनी फाइल्स बंद की और अपनी गहरी तीखी आंखों से उसे देखा। लगता है मनाली के इस हसीन मौसम में उसे सलाखों के पीछे जाने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है। कोई बात नहीं, उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। अभी की अभी मनाली निकलने की तैयारी करो, आखिरकार उसकी गर्दन दबोचने का वक्त आ गया है। अथर्व ने अपनी चेयर के पीछे टेक लगाई और उस ड्रग डीलर को दिल ही दिल में मुखातिब करते हुए इंस्पेक्टर से कहा था, जिस पर वो जी सर कहकर अगले ही पल केबिन से बाहर निकल चुका था ताकि मनाली पहुंचने का सारा इंतजाम कर सके। अथर्व सिंघानिया एक 25 साल का बेहद हैंडसम और रौबीला नौजवान था। अपनी कसरती बॉडी बिल्डर शरीर की वजह से वो अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा और मैच्योर लगता था। गहरी काली आंखें, तीखी और रौबदार नाक, घनी हल्की सी दाढ़ी, मूछ और एक बेहद निखरा हुआ साफ रंग जिसमें उसके हाथों की नसें तक साफ दिखाई देती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। इस दुनिया में उसकी सिर्फ उसकी दादी ही थी, जिनकी बेहतरीन परवरिश और अटूट मेहनत की बदौलत आज अथर्व सिंघानिया इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचा था। हाँ, वो आम पुलिस वालों की तरह हर वक्त चिड़चिड़ा या अक्खड़ मिजाज नहीं था, लेकिन अपने काम को लेकर वो बेहद गंभीर रहता था। वैसे अक्सर वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से हंसी मजाक भी कर लिया करता था। अपने पूरे इलाके में वो सबसे होनहार और काबिल ऑफिसर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो एक बेहद पेचीदा केस में उलझा हुआ था। मासूम युवाओं को ड्रग्स की लत लगाने वाला वो खतरनाक और शातिर अपराधी रणवीर मल्होत्रा काफी दिनों से अथर्व सिंघानिया के खौफ से छिपा बैठा था और आज आखिरकार अथर्व को उसके ठिकाने का पता चल चुका था। ये तय था कि आज वो उसे अपने कर्मों की बहुत भयानक सजा देने वाला था। दूसरी तरफ माही अपनी सहेलियों के साथ मनाली पहुंच चुकी थी। माही यार, तुम जब से आई हो अपने इसी कमरे में दुबक कर बैठी हो, चलो ना बाहर चलते हैं, उसकी सहेली और रूममेट तान्या ने उससे कहा। दरअसल हमारी मैडम को रास्ते में ही पहाड़ी हवाओं की वजह से तेज ठंड लग रही थी, इसीलिए खुद पर मोटा कंबल ओढ़े बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है तान्या, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। माही ने कंबल को थोड़ा सा हटाकर अपना चेहरा बाहर निकाला और इतनी मासूमियत से कहा कि तान्या को उस वक्त बेसाख्ता ही उस पर ढेर सारा प्यार आ गया। तान्या ने आगे बढ़कर माही के गाल खींचे और कहा, हाँ बाबा, ठंड तो है मनाली में, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में ही तो घूमने का असली मजा है। और कल तो वैसे भी हमारा ये ट्रिप खत्म हो जाएगा और हमें वापस लौटना होगा। चलो उठो, अभी के अभी हम बाहर घूमने चल रहे हैं। सर ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं ताकि सब आसानी से सारी जगहें घूम सकें, और तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली, तो प्लीज मेरी खातिर उठ जाओ ना। ठंड की वजह से माही की गुलाबी नाक को देखकर तान्या जान चुकी थी कि उसे सच में बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन वो भी क्या करती, इतनी दूर मनाली आकर वो कमरे में बंद थोड़ी ही रहने वाली थी। इसीलिए काफी जिद करने के बाद तान्या आखिरकार माही को बेड से उठाने में कामयाब हो ही गई। अच्छा बाबा, 1 मिनट रुको, मैं अपना कोट पहन लूं। माही ने अपने रेशमी चॉकलेट ब्राउन बालों को समेटकर कंधे के आगे किया और फिर मम्मा का दिया हुआ वो पिंक कलर का फर वाला ट्रेच कोट पहन लिया। इस कोट में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। ये तो कंबल से भी ज्यादा गर्म है, अब तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। चलो अब आ जाओ। तान्या ने भी अपना जैकेट पहना और दोनों ने गले में मफलर लपेटकर कमरे से बाहर का रुख किया। प्रोफेसर साहब ने सभी स्टूडेंट्स को 4-4 के ग्रुप में बांट दिया था। तान्या के ग्रुप में माही, रिया और 2 लड़कियां थी जिनके साथ वे सब चलती हुई मनाली के सबसे मशहूर और भीड़-भाड़ वाले मॉल रोड की तरफ आई। उन्हें वहां घूमते हुए करीब 20 से 30 मिनट ही हुए थे कि न जाने कैसे उस भारी भीड़ में तान्या का हाथ माही के हाथ से छूट गया और माही उस अनजान में बिल्कुल अकेली रह गई। उसने घबराहट और डर से अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाई। उसने तान्या और अपने ग्रुप की बाकी लड़कियों को ढूंढना चाहा, लेकिन वहां पर्यटकों की इतनी भारी भीड़ थी कि कोई नहीं दिखाई दे रहा था। माही की आंखों में तुरंत डर के मारे आंसू तैर गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा, आंसुओं को पोंछा और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
उसने सोचा कि शायद थोड़ा आगे जाकर उसका ग्रुप मिल जाए। वो चलते-चलते बाजार से काफ़ी दूर एक शांत रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन दूर-दूर तक ना तो तान्या का पता था और ना ही ग्रुप का किसी और लड़की का। दूसरी तरफ तान्या को भी जब ये एहसास हुआ कि माही उसके साथ नहीं है, तो उसने घबराकर अपनी नज़रें घुमाई और उसे चारों तरफ ढूँढा, लेकिन माही उसे कहीं नज़र नहीं आई। इधर एसीपी अथर्व सिंघानिया जैसे ड्रग डीलर रणबीर मल्होत्रा के ठिकाने पर पहुंचा, तो पुलिस की आहट पाते ही रणबीर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। लेकिन अब की बार अथर्व उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत अपनी गन लोड की और उसके पीछे दौड़ लगा दी। वह आज उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में दबोचना चाहता था। रणबीर मल्होत्रा बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देते हुए अब बाहर की ओर उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर आ गया था, ताकि आगे जाकर वो अपने किसी गुर्गे को फोन करके गाड़ी मंगवा सके और वहां से रफू चक्कर हो सके। उसे अंदाजा नहीं था कि मौत बनकर अथर्व सिंघानिया उसके पीछे लगा हुआ था। अथर्व इस समाज के दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो दबे पांव सधे हुए कदमों से उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद को कानून के हवाले कर दो रणबीर, वरना अगले ही पल सीधे ऊपर जाओगे। अथर्व सिंघानिया की उस कड़क और भारी आवाज को सुनते ही रणबीर मल्होत्रा के हाथ से उसका मोबाइल छूटकर गिर गया, पर चलते हुए हाथ ठिठक गए थे। उसने घबराकर तुरंत अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, तो वहां सिविल कपड़ों में अथर्व सिंघानिया उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इससे पहले कि रणबीर मल्होत्रा फिर से कोई होशियारी दिखाता या वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करता, अथर्व सिंघानिया की गन से निकली गोली सीधे उसका सीना चीर गई। उसी पल बर्फीली वादियों में एक लड़की की चीख गूंज उठी, जो किसी और की नहीं बल्कि माही की थी। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। अथर्व सिंघानिया ने एक बार फिर से निशाना साधा और अब की बार सीधे रणबीर के दिल पर गोली चला दी। रणबीर मल्होत्रा वहीं जमीन पर ढेर हो गया और इस बार माही अपनी चीख को गले में दबा नहीं पाई। रणबीर के शरीर से निकलता खून सड़क पर फैलने लगा था, जिसे देखकर माही बस बेहोश होने ही वाली थी। तभी अथर्व सिंघानिया ने गन को अपनी कमर पर लगाया, माही की तरफ कदम बढ़ाए और उसे आवाज दी। सामने का मंजर देखकर वो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। बेबी पिंक कलर के कोट में लिपटी गोल मटोल सी वो प्यारी लड़की, रुई जैसे गाल और बड़ी बड़ी आंखें, वो बेहद खूबसूरत थी। अथर्व सिंघानिया कई पलों तक अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाया। हाँ, उसकी 25 साल की जिंदगी में ये पहली ही लड़की थी जो पहली नजर में सीधे उसके दिल में उतर गई थी। क्या हुआ मिस्टी टेडी, तुम इतना डर क्यों रही हो? फर वाले कोट की कैप को माही ने अपने सिर पर डाल रखा था और इस बार पिंक कलर के फर वाले कोट में वो किसी प्यारे से टेडी बियर जैसी ही लग रही थी। अथर्व के इस तरह बात करने पर माही का डर और ज्यादा बढ़ गया। वो पेड़ से और सट गई, जैसे उसी पेड़ के अंदर समा जाना चाहती हो। लेकिन अथर्व को वो बेहद दिलचस्प लगी, इसीलिए उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके चेहरे के करीब पेड़ पर दाएं बाएं अपने दोनों हाथ टिका दिए। फिर थोड़ा नीचे झुकते हुए अपना चेहरा उसके करीब लाया, तो माही ने झट से अपनी आंखें मींच ली। मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। माही की मीठी आवाज ने अथर्व सिंघानिया के कानों में जैसे रस घोल दिया था। उसके होंठों पर एक अनचाही मुस्कान खिल गई। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो मिष्टी। अगर तुमने कुछ देखा नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? वो अच्छी तरह जानता था कि उसने इस नाजुक लड़की के ठीक सामने गोली चलाई थी और सड़क पर फैली लाश और खून को देखकर वो बुरी तरह सहम चुकी थी। नहीं नहीं, तो मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। माही की आंखें अभी भी बंद थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन अपनी लड़खड़ाती आवाज में एक बार फिर झूठ बोलते हुए उसने यहाँ से भागने का सोचा। मगर सामने भी अथर्व सिंघानिया था, जो उसकी इन प्यारी हरकतों पर अपना दिल हार बैठा था। तुम अकेली कहाँ घूम रही हो मिष्टी? अथर्व ने अपने जहन में आया सवाल पूछा। वो मैं खो गई हूँ। डर और घबराहट के मारे अब माही की जुबान से शब्द ठीक से निकल भी नहीं पा रहे थे। अच्छा रिलैक्स करो, पानी पियोगी? चलो मेरी गाड़ी तक आओ, तुम्हें पानी पिलाता हूँ। माही की हालत देखकर अथर्व को महसूस हुआ
कि वो अभी बेहोश हो जाएगी, इसीलिए उसने उससे थोड़ा फासला बनाया और अपनी हल्की दाढ़ी को सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। उसे पानी पिलाने का सोचते हुए अथर्व ने साथ चलने को कहा। नहीं, मम्मा ने मना किया है कि किसी अनजान व्यक्ति की बात नहीं सुनते और ना ही उसके साथ जाते हैं। उसकी इस बेहद मासूम बात पर अथर्व का दिल किया कि वो खुलकर हंस पड़े। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बस चाह रहा था कि ये लड़की ऐसी ही मासूम बातें करती जाए और वो सुनता जाए, इसीलिए उसने अगला सवाल दाग दिया। मम्मी पापा तो दिल्ली में हैं। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही माही का चेहरा एकदम उदास हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा दिल्ली में हैं तो क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? अथर्व ने किसी चिंता के तहत पूछा। दिखने में वो कोई 15 या 16 साल की बच्ची लग रही थी, वो भी इतनी डरपोक। तो फिर वो दिल्ली से यहाँ अकेली मनाली क्या करने आई थी? वो ये बात जानना चाहता था। नहीं, मैं अकेली नहीं आई, वो मेरी फ्रेंड। वो हम कॉलेज के ट्रिप पर आए हैं ना, लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे भूल गई। वो पता नहीं कहाँ चली गई, मैं खो गई। कहते कहते अब की बार माही रो पड़ी। अच्छा चलो, परेशान मत हो, मुझे अपने होटल का नाम या पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अथर्व का दिल किया कि उसकी आंखों से बहते इन चमकदार आंसुओं को पोंछ दे, लेकिन फिलहाल उसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। इसीलिए उसने खुद पर काबू रखा और उसकी परेशानी दूर करने का सोचा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपके पास फोन है तो मेरी फ्रेंड को कॉल कर दीजिए, वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएगी। अब इस सुनसान सड़क पर और कोई दूसरा इंसान तो था नहीं, इसीलिए माही ने इसी कड़क मिजाज शख्स से मदद लेने का फैसला किया ताकि एक बार वो अपने होटल पहुंच सके। अच्छा ठीक है, अपनी फ्रेंड का नंबर बताओ। अथर्व सिंघानिया को इस वक्त पुलिस स्टेशन भी जाना था ताकि इस केस की कागजी कार्रवाई को पूरा कर सके, लेकिन वो उसे यहाँ अकेली सड़क पर छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और माही से नंबर मांगने लगा। अथर्व ने तुरंत अपना फोन निकाला और माही से नंबर मांगकर उसकी सहेली को कॉल कर दिया। उधर तान्या, जो अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ काफी देर से माही को ढूंढ रही थी, कॉल मिलते ही राहत की सांस ली। अगले 10 मिनट में वो अथर्व की बताई हुई लोकेशन पर अपने प्रोफेसर साहब के साथ पहुंच गई। माही ने जैसे ही तान्या को देखा, वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब ने अथर्व से हाथ मिलाते हुए उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसने उनके स्टूडेंट की मदद की और उसका ख्याल रखा। अथर्व को इस वक्त थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए वो उनसे ज्यादा बात नहीं कर सका। इसी बीच उसके डिपार्टमेंट के बाकी पुलिस वाले रणबीर मल्होत्रा की बॉडी को वहां से ले जा चुके थे। ठीक है सर, अपनी स्टूडेंट का ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। अथर्व सिंघानिया ने एक आखिरी नजर उस पिंक कोट वाली माही पर डाली और फिर अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाकर वहां से निकल गया। अथर्व की उस रौबदार और दमदार पर्सनालिटी को देखकर तान्या ने एक गहरी सांस भरी। ए हैंडसम डैशिंग लड़का, तुम्हें कहाँ मिला माही? तान्या की जुबान पर जैसे खुजली होने लगी थी। तान्या की बात सुनकर माही की आंखों के सामने कुछ देर पहले का वो खौफनाक मंजर तैर गया, जब इस शख्स ने बिना किसी रहम के उस अपराधी के सीने में गोलियां उतार दी थी। मुझे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तान्या प्लीज चलो चलो यहाँ से। माही इस वक्त बस किसी भी तरह अपने होटल के कमरे में सुरक्षित पहुंच जाना चाहती थी, इसीलिए उसने तान्या की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर कुछ ही देर में वे दोनों अपने होटल के कमरे में थी। माही आ जाओ, बगल वाले कमरे में बाकी सारी लड़कियां लूडो खेल रही हैं, हम भी वहीं खेलते हैं। होटल आते ही माही ने अपना कोट उतारकर साइड में रखा रूम हीटर ऑन किया और सीधे भारी कंबल के अंदर दुबक गई। तान्या ने उसे साथ वाले कमरे में चलने को कहा, जहां उनके ग्रुप की दूसरी लड़कियां मौजूद थी। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कुछ देर सोना है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। अब की बार माही ने साफ साफ मना कर दिया। तान्या ने भी उसे दोबारा मजबूर नहीं किया, क्योंकि पहले ही वो उसकी वजह से काफी परेशान हो चुकी थी। आज सचमुच कुछ बहुत बुरा होते होते बचा था। अगर कुछ देर और माही न मिलती तो यकीनन प्रोफेसर साहब उसके मम्मी पापा को फोन करने वाले थे। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, दरवाजा अंदर से लॉक मत करना, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, तान्या ने उससे कहा और फिर बगल वाले कमरे में चली गई। इधर माही कंबल में मुंह छिपाए अपनी आंखें बंद किए लेटी थी।
उसका दिल बस एक ही बात पर अटका था कि जैसे तैसे जल्दी से सुबह हो जाए और वो अपनी मम्मी पापा के पास वापस दिल्ली लौट जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती, बार बार उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ वो बॉडी आ जाती जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने बेरहमी से गोलियां मारकर ढेर कर दिया था। माही हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती और उठकर बैठ जाती। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। अभी वो इस खौफ से संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक उसे अपनी बालकनी में कुछ खटपट की आवाज महसूस हुई। अगले ही पल ब्लैक हुडी पहने एक शख्स उसकी बालकनी में कूदता हुआ कांच का दरवाजा खोलकर सीधे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये देखकर माही के रही सही जान भी हवा हो गई। सामने कोई और नहीं बल्कि अथर्व सिंघानिया खड़ा था। हाँ, सामने वही सख्त पुलिस ऑफिसर था। माही डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उसने अनजाने में ही अपने कंबल को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगी। इससे पहले कि वो जोर से चीखती या बाहर की तरफ भागती, अथर्व ने बड़ी फुर्ती से उसका रास्ता रोका और अपनी मजबूत हथेली सीधे माही के होंठों पर जमा दी। माही का पूरा शरीर डर और घबराहट से कांप रहा था। इससे पहले कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिरती, अथर्व ने उस नाजुक लड़की की कमर में अपना हाथ डालकर उसे सहारा दिया। अथर्व सिंघानिया की ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपनी कमर पर महसूस करते ही माही की आंखें डर से फैल गईं। वो अपना चेहरा दाएं बाएं हिलाकर लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरी डरपोक मिष्टी, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? अथर्व सिंघानिया तो अपनी इस मिष्टी को इस पिंक कलर के नाइट ड्रेस में देखता ही रह गया था। जब वो ओवरकोट पहने हुई थी तब वो उसके नाजुक बदन का अंदाजा नहीं लगा पाया था, लेकिन अब इस सिंपल नाइट ड्रेस में उसे देखकर उसने अनचाहे ही अपना सिर झटका। वो उसकी सोच से भी ज्यादा नाजुक और मासूम थी। अच्छा सुनो, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ लेकिन तुम चिल्लाओगी नहीं मेरी नन्ही मिष्टी। अथर्व ने जब माही की आंखों में आंसू आते देखे तो उसके कान के करीब झुकते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो अपनी इस नन्ही मिष्टी को डराना नहीं चाहता था और ना ही खुद को लेकर उसके मन में कोई खौफ देखना चाहता था। इसीलिए उसने बहुत शांत आवाज में उसे समझाया कि वो शोर नहीं मचाएगी। अथर्व की गर्म सांसों की गर्माहट महसूस करते ही माही की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। इस वक्त उसके उस भारी हाथ के नीचे माही ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसीलिए बात मानने में ही भलाई थी। अथर्व ने जैसे ही अपना हाथ उसके होठों से हटाया, माही हड़बड़ाकर पीछे की तरफ भागी और सीधे दीवार से जा लगी। उसका शरीर अब भी थरथरा रहा था। मैंने सच में कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारिए। माही अभी भी सुबह वाले वाकये के खौफ में जी रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शांत हो जाओ, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अथर्व ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाह रहा हो कि वो निहत्था है और यहाँ उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। उसकी आवाज में अब वो कड़कपन नहीं था बल्कि एक अजीब सी नरमी और अपनापन था जिसने माही के उखड़ते हौसलों को थोड़ा सहारा दिया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? आप तो पुलिस ऑफिसर हैं ना? और वो आदमी। माही ने रोते हुए अपनी हिचकी को दबाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां अभी भी बेडशीट को कसकर जकड़े हुई थी। अथर्व ने एक गहरी सांस ली। वो कमरे के बीचों बीच रखे एक सोफे की तरफ बढ़ा और बड़े आराम से उस पर बैठ गया ताकि माही को थोड़ा स्पेस मिल सके और उसका डर कम हो। हाँ, मैं एसीपी अथर्व सिंघानिया हूँ और जिस आदमी को मैंने आज सुबह गोली मारी वो कोई शरीफ इंसान नहीं था। वो एक बड़ा अपराधी था जो हजारों मासूम बच्चों की जिंदगी ड्रग्स देकर बर्बाद कर रहा था। कानून से बचने के लिए वो यहीं मनाली में छिपा था। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था, इसीलिए मुझे अपनी सुरक्षा में उस पर गोली चलानी पड़ी। अथर्व की बातें सुनकर माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि सामने बैठा शख्स भले ही दिखने में बहुत सख्त और रौबदार था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में कोई दुश्मनी या क्रूरता नहीं थी। तो आप मुझे नहीं मारेंगे? माही ने एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा। अथर्व के होंठों पर एक गहरी मुस्कान खिल गई। बिल्कुल नहीं, मेरी गदाधारी भीम पुलिस अपराधियों को मारती है,
तुम जैसी डरी हुई और मासूम लड़कियों को नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। दोपहर में जब तुम बाजार में मिली थी तो बुरी तरह सहमी हुई थी। मुझे लगा कि कहीं तुम इस सदमे से बीमार न पड़ जाओ। लेकिन आपको मेरा होटल और कमरा कैसे मिला? माही का डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह हैरानी ले रही थी। मैं पुलिस में हूँ मिष्टी, किसी का भी पता लगाना मेरे लिए कुछ मिनटों का काम है। तुम्हारे कॉलेज ट्रिप की डिटेल्स निकालना बहुत आसान था। अथर्व ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा। फिर वो सोफे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदमों से माही के बेड के करीब आया। इस बार माही पीछे नहीं हटी, बस उसे देखती रही। अथर्व ने अपनी पॉकेट से पानी की एक छोटी बोतल निकाली जो वो गाड़ी के साथ लाया था और उसे माही की तरफ बढ़ा दिया। लो, पहले थोड़ा पानी पियो, तुम्हारा गला सूख रहा है। माही ने हिचकिचाते हुए अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए और बोतल ले ली। 2 घूंट पानी पीकर उसने राहत की सांस ली तो उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक वापस आई। अब सुनो, आराम से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास वापस दिल्ली भी तो लौटना है ना। और हाँ, आज जो कुछ भी तुमने देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जब तक अथर्व सिंघानिया तुम्हारे आसपास है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बहुत हक से माही के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके रेशमी बालों को धीरे से सहलाया। अथर्व के इस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था जिसने माही के दिल के सारे डर को जैसे पल भर में गायब कर दिया। वो बस अपलक उसकी गहरी और सम्मोहक आंखों में देखती रह गई। तभी बाहर कॉरिडोर से कुछ लड़कियों के हंसने और बात करने की आवाजें आने लगी। तान्या शायद वापस लौट रही थी। तुम्हारी सहेली आ रही है, मुझे अब निकलना चाहिए। अथर्व ने फुर्ती से बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए। जाने से पहले उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस पिंक नाइट ड्रेस वाली परी को देखा और आंख मारते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, फिर मिलेंगे मेरी मिष्टी टैडी। इससे पहले कि माही कुछ कह पाती, अथर्व बालकनी का कांच का दरवाजा खोलकर अंधेरे में गायब हो चुका था। ठीक उसी पल कमरे का मेन दरवाजा खुला और तान्या अंदर दाखिल हुई। अरे माही, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या हुआ? सिर का दर्द कम हुआ या नहीं? तान्या ने कमरे में आते ही लाइट की स्विच ऑन करते हुए पूछा, लेकिन माही का ध्यान तान्या की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो बस बालकनी के उस खाली दरवाजे को देख रही थी जहां से अभी अभी उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा और खतरनाक शख्स आकर जा चुका था। माही ने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे पर एक अनचाही सी बेहद खूबसूरत गुलाबी मुस्कान बिखर गई। माही अभी भी सुबह वाले वाकये के खौफ के असर में थी। उसे लगातार यही लग रहा था कि उसने इस शख्स को कत्ल करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ उसे डराने, धमकाने या फिर हमेशा के लिए खामोश करने आया था। इसी घबराहट में उसने जल्दी ही अपनी बात की सफाई दी थी और हकीकत भी यही थी। उसने तान्या या अपने प्रोफेसर साहब से भी इस पूरे वाकये के बारे में कोई बात नहीं की थी। उसने तो सबके सामने सिर्फ यही बहाना बनाया था कि भीड़ की वजह से वो रास्ता भटक गई थी और फिर इस अनजान शख्स के मोबाइल से कॉल करके उन्हें अपनी लोकेशन पर बुला लिया था। मेरी नन्ही मिष्टी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने आया हूँ? तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले अथर्व सिंघानिया अपनी जान न दे दे। वो सधे हुए कदमों से चलता हुआ उसके और करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी क्योंकि उसकी नन्ही मिष्टी पहले ही उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी नजदीकी उसे और डरा दे। तो फिर आप क्यों आए हैं यहाँ? माही ने डरते डरते अपनी नीची नजरों से सवाल किया। हाँ, ये किया ना तुमने एक अच्छा सवाल मेरी मिष्टी टैडी। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अपनी इस मिष्टी को, अपनी जान को देखने आया हूँ, बल्कि अपने दिल की बात कहने आया हूँ। मैं तुम्हें इस मिष्टी टैडी से अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्यारी पत्नी बनाना चाहता हूँ माही। अथर्व सिंघानिया की आंखों में इस वक्त मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था जिसे माही अपलक उसकी गहरी काली आंखों में देखती रह गई। उसका इस तरह अचानक प्यार का इजहार करना माही की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर गया। अगले ही पल वो होशो हवास से बेगाना होने लगी। इससे पहले कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिरती, अथर्व सिंघानिया ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मेरी नाजुक मिष्टी, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो तुम बेहोशी हो गई? खैर कोई बात नहीं,
एक बार मेरी हमसफर बन जाओ, फिर मैं अपनी इस मिष्टी को बिल्कुल अपनी तरह बहादुर बना दूंगा। अथर्व सिंघानिया ने उसके फूले हुए गुलाबी गालों को देखा और बहुत मुश्किल से खुद को कोई गुस्ताखी करने से रोका। उसने माही को वापस बेड पर लिटाया और उसके ऊपर अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। वो बहुत जल्द अपनी इस मिष्टी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उस पर अपनी तमाम बेचैनी जाहिर करना चाहता था। उसने अपने एक खास आदमी से कहकर माही के घर के पते से लेकर उसकी सारी जानकारी पहले ही निकलवा ली थी। अब बस उसे इंतजार था तो माही के वापस अपने घर जाने का, ताकि वो सीधे उसके मम्मी पापा से उसके रिश्ते की बात कर सके। अथर्व सिंघानिया ने एक आखिरी नज़र उस मासूम चेहरे पर डाली और फिर जिस खामोशी से उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसी खामोशी से वापस चला गया। सुबह जब माही की आंख खुली तो कुछ पलों तक वो रात को होने वाला सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने बेसाख्ता ही अपने इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं नहीं, भला उस पुलिस ऑफिसर को कैसे पता चल सकता है कि मैं इस होटल के इसी कमरे में हूँ? लगता है मैं कल सुबह की घटना के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसीलिए मुझे सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं। इस पूरे वाकये को अपना एक अजीब सा सपना समझते हुए उसने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाई। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ माही के पापा आनंद जी लगातार प्रोफेसर साहब के संपर्क में थे। जैसे ही कॉलेज की बस वापस दिल्ली पहुंची, आनंद जी अपनी गाड़ी लेकर माही को पिक करने चले गए। घर पहुंचते ही माही ने जैसे ही मेन दरवाजे से अंदर कदम रखा, लिविंग रूम में अपनी मम्मा को देखकर चहकती हुई आवाज में पुकारा, मम्मा। वो आगे बढ़कर उनके गले मिलने ही वाली थी कि सोफे पर हाथ में चाय का कप लिए बैठे अथर्व सिंघानिया को देखकर उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। उसके चेहरे पर डर और खौफ के भाव साफ नजर आने लगे। माही को देखकर अथर्व ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। वो अच्छे से जानता था कि माही उसे अपने घर में देखकर ऐसा ही रिएक्शन देने वाली है। दरअसल अथर्व सिंघानिया के पिता और माही के पापा आनंद जी दोनों एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में कभी साथ साथ काम करते थे। कुछ सालों पहले एक पुलिस एनकाउंटर में अथर्व के पिता शहीद हो गए थे, जिसके बाद आनंद जी ने भी समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। इसी वजह से दोनों परिवारों का आपस में मिलना जुलना काफी कम हो गया था। लेकिन जब अथर्व ने माही की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई, तब उसे मालूम हुआ वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता के पुराने दोस्त आनंद अंकल की ही इकलौती बेटी थी। इसीलिए वो सीधे उनसे मिलने उनके घर चला आया था। क्या हुआ माही, इधर तो आओ बेटा। निशा ने आगे बढ़कर अपनी उस नन्ही सी गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। मम्मा, वो वहाँ कोई है क्या? माही को लगा जैसे उसे फिर से कोई भ्रम हो रहा है कि एसीपी अथर्व सिंघानिया इस वक्त उसके घर के लिविंग रूम में साक्षात मौजूद था। उसने अपनी आंखें फैलाए अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में पूछा, इनसे मिलो बेटा, ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त सिंघानिया साहब के बेटे हैं, एसीपी अथर्व सिंघानिया। आनंद जी ने अंदर आते हुए माही का वो मासूम सा सवाल सुन लिया था, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर दोनों का परिचय करवाया। हेलो मिस माही, कैसी हैं आप? अथर्व सिंघानिया ने बहुत मुश्किल से अपनी शरारती मुस्कुराहट को रोकते हुए उसे संबोधित किया। ये सच में यहाँ है? माही बस डर के मारे बेहोश होने की कगार पर थी। वो बिना कुछ बोले तेजी से भागती हुई अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पीछे लिविंग रूम में आनंद जी और निशा ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा कि अचानक इसे क्या हो गया, जबकि अथर्व ने अपनी गहरी मुस्कुराहट को चाय के कप के पीछे छुपा लिया था। माही ने अपनी हथेलियों को आपस में भींचते हुए अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। लगता है बच्ची बहुत ज्यादा थक गई है, आप इसे कुछ खाने पीने के लिए पूछ लीजिए। निशा ने आनंद जी से कहा तो वो हाँ में सिर हिलाते हुए किचन की तरफ चली गई ताकि माही की पसंद का कुछ स्नैक्स बना सके, जबकि आनंद जी अब अथर्व के पास बैठ गए थे। और बताओ बेटा, क्या चल रहा है आजकल? डिपार्टमेंट में सब ठीक ठाक? आनंद जी और अथर्व अब आगे की छोटी मोटी बातों में मशरूफ हो गए। इधर माही ने अपने कमरे में आते ही फौरन से दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई और अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अथर्व को अचानक यूं अपने घर में देखकर वो और ज्यादा घबरा गई थी
कि वो उसके पापा के पक्के दोस्त का बेटा है। माही को समझ नहीं आ रहा था कि इस सच को जानने के बाद वो अब कैसा बर्ताव करे। घर में उसकी मौजूदगी की वजह से अब बाहर लिविंग रूम में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसीलिए माही वहीं बेड पर बैठकर फिर से रोने लगी। निशा, आज सुबह अथर्व की दादी का फोन आया था। वो अथर्व के लिए हमारी माही का हाथ मांग रही हैं। अगले दिन आनंद जी और निशा लिविंग रूम में बैठे थे। तब आनंद जी ने सुबह अथर्व की दादी से हुई इस बातचीत के बारे में निशा से चर्चा की। अथर्व और माही। आनंद जी, माही अभी बहुत छोटी है, आप तो जानते ही हैं। अभी तो बस 18 साल की हुई है और अब भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती फिरती है। ऐसे में हम इतनी जल्दी उसकी शादी की जिम्मेदारी उस पर कैसे डाल सकते हैं? भला निशा के मन में ये बात नहीं थी कि उन्हें अथर्व पसंद नहीं था, बल्कि चिंता इस बात की थी कि उनकी लाडली अभी शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं थी। अथर्व बहुत ही होनहार और सुलझा हुआ लड़का है निशा। मैं उसे बचपन से देखता आया हूँ, बेहद आज्ञाकारी और मेहनती है। तभी तो इतनी कम उम्र में इतने अच्छे पद पर पहुंच गया है। और उसकी दादी भी बहुत ही भले स्वभाव की औरत है। वो हमारी माही को पलकों पर बिठाकर रखेंगी। मुझे नहीं लगता कि माही के थोड़े बचपने की वजह से हमें इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने देना चाहिए। आनंद जी ने अपना पक्ष रखा, जिसे निशा चाहकर भी काट नहीं पाई। आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लड़का उनका पूरी तरह देखा भाला था और उसकी काबिलियत से भी वे अच्छी तरह वाकिफ थे। हाँ, अगर निशा को किसी बात से थोड़ी हिचकिचाहट थी तो वो उन दोनों के बीच मौजूद उम्र का फासला था। अथर्व और माही की उम्र में अच्छा खासा अंतर था और यकीनन मिजाज में भी, क्योंकि माही बहुत ही नाजुक और भावुक थी, जबकि अथर्व निडर, गंभीर और पूरी तरह मैच्योर था। पर आनंद जी के समझाने के बाद निशा भी इस रिश्ते के लिए पूरी तरह मान गई कि जो भी हो, अथर्व उनकी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन जीवन साथी साबित होगा। जब घर में माही के सामने अथर्व से उसकी शादी की बात चली तो उसने तुरंत विरोध करना चाहा। नहीं मम्मा, वो तो कातिल है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे उससे बहुत डर लगता है। माही की ये बात सुनते ही आनंद जी और निशा की हंसी छूट गई। वे दोनों अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। जब माही ने चिढ़कर उनसे हंसने का कारण पूछा तो जैसे जैसे आनंद जी ने उसे पूरी सच्चाई बताई, माही शर्म के मारे पानी पानी हो गई। यानी वो कोई कातिल नहीं बल्कि कानून का रखवाला था, और जिस आदमी को उसने गोली मारी थी वो समाज का दुश्मन और एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। इसके अलावा तो और कोई आपत्ति नहीं है ना तुम्हें माही बेटा? आनंद जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर पूछा। माही ने अपनी नजरें झुकाते हुए नाम में सिर हिला दिया। ये देखकर आनंद जी और निशा ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कमरे से बाहर आते ही अथर्व की दादी को फोन घुमा दिया कि उन्हें ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। वे कल ही आकर बात पक्की कर सकते हैं। तुम्हें बिना माही, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अथर्व के बारे में अपनी तरफ से ही खौफनाक कहानी बनाकर उसे बुरा समझने पर माही ने बेसाख्ता अपने सिर पर धीरे से एक चपत लगाई और फिर अपने और अथर्व के बारे में सोचते ही उसके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान तर गई। उसने तकिए में अपना चेहरा छुपाया और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ मेरी नन्ही मिष्टी। अथर्व सिंघानिया और उसकी दादी इस वक्त आनंद जी के घर पर मौजूद थे। जब सगाई की रस्म के लिए अथर्व की दादी ने उसके हाथ में डायमंड की अंगूठी थमाई और उसे माही को पहनाने के लिए कहा तो माही ने अपना सिर और झुका लिया और वो खुद में सिमटने लगी। गोल्डन रंग के खूबसूरत एथनिक कुर्ते और पैंट में सिर पर नेट का दुपट्टा पिन से अच्छे से सेट किए, बिल्कुल हल्का सा मेकअप और गले में चैन पहने वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अथर्व सिंघानिया के लिए अपने दिल को संभालना मुश्किल हो रहा था। बेटा अपना हाथ आगे करो, अब की बार निशा ने प्यार से टोकते हुए कहा तो माही ने अपना कांपता हुआ छोटा सा हाथ अथर्व की हथेली पर रख दिया। उसके ठंडे पड़ते हाथ पर अपनी मजबूत गिरफ्त बनाते हुए अथर्व सिंघानिया ने अपने होठों पर एक गहरी मुस्कान सजाई और उसे अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनते ही माही ने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा और उसे वापस अपनी गोद में रख लिया। उसे इस वक्त अथर्व की नजरों की तपिश से बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। शादी अगले हफ्ते को तय की गई थी, जिस पर दोनों ही परिवारों को कोई ऐतराज नहीं था। अथर्व की दादी को माही पहली ही नजर में बेहद पसंद आ गई थी।
वो थी ही इतनी साफ दिल, प्यारी और मासूम। दादी को अपने पोते के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी थी और आखिरकार शादी का वो खास दिन भी आ गया। चटक लाल रंग के भारी और खूबसूरत लहंगे में सुंदर गहनों और प्यारे से मेकअप के साथ वो अथर्व सिंघानिया की दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। कुछ ही देर में शादी के पवित्र फेरों की रस्में शुरू हो गई। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच माही का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इसके बाद दोनों ने शादी के सारे वचनों को दोहराया। अथर्व ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। इस तरह वो माही से हमेशा हमेशा के लिए मिसेज माही अथर्व सिंघानिया बन गई। शादी के रस्मों के बाद जब माही को स्टेज पर लाकर अथर्व के साथ बिठाया गया तो अथर्व उसके इस रूप को बस देखता ही रह गया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। मेरी जान लेने का इरादा है क्या मिस्टी टेडी? अथर्व ने उसके कान के करीब झुकते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में फुसफुसाया तो माही की धड़कनें और तेज हो गई। अथर्व का इस तरह प्यार भरी नजरों से देखना और उसकी तारीफ करना माही के दिल की गति को बढ़ा रहा था। उसका यूं शर्माना, लजाना और नजरें चुराना देखकर अथर्व समझ गया कि उसकी दुल्हन इस वक्त कितनी नर्वस और असहज महसूस कर रही है। इसीलिए उसने उसे और ज्यादा तंग करने का विचार फिलहाल छोड़ दिया। कुछ और जरूरी रस्मों के बाद जब विदाई का वक्त आया तो माही अपने मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। निशा और आनंद जी की आंखें भी पूरी तरह नम हो गईं। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि माही उन्हें रोता देखकर और ज्यादा परेशान हो। अथर्व ने बहुत प्यार से माही को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाया। फिर सबसे विदा लेकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए माही पर नजर डाली तो वो अभी तक चुपचाप बैठी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। बस करो मेरी मिस्टी टेडी, अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो आगे कुछ और कहता तभी अथर्व की दादी पिछली सीट पर आकर बैठ गई, जिन्हें देखकर अथर्व थोड़ा गंभीर हो गया। दादी इन दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वे दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि दादी उनकी नजर उतारे बिना नहीं रह पाई। माही बेटा बस करो मेरी बच्ची, अब रोना बंद करो। तुम कोई हमसे दूर थोड़ी जा रही हो। तुम्हारा जब भी दिल करे तुम अपने मम्मी पापा से मिलने आ सकती हो। दादी ने माही की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही लाड और ममता भरे लहजे में उसे समझाया। गाड़ी में दादी की मौजूदगी की वजह से माही काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के शानदार पोर्च में जाकर रुकी। माही क्योंकि शादी की रस्मों और भारी लहंगे की वजह से बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए गृह प्रवेश की रस्मों के बाद उसे अथर्व के कमरे में ले जाया गया। कमरे को पूरी तरह से गुलाब की पंखुड़ियों और सुगंधित फूलों से सजाया गया था। वो बेड पर बिल्कुल सिमटी हुई, शर्माती, लजाती और थोड़ी नर्वस सी बैठी थी। आने वाले नए जीवन के बारे में सोचकर वो बेहद असहज हो रही थी। तभी कमरे के बाहर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अथर्व ने कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से बंद किया तो माही बेड पर और ज्यादा सिमट गई, जबकि अथर्व अपने कमरे में उसकी इस खूबसूरत मौजूदगी को महसूस करके दिल से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। ठंड तो नहीं लग रही मेरी गदाधारी भीम को? अथर्व उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अच्छी तरह जान चुका था कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस है, इसीलिए वो हल्की फुल्की बातों से उसे सामान्य करना चाह रहा था। माही ने कुछ बोलने के बजाय बस ना में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, ठंड नहीं लग रही तो फिर थक बहुत गई होगी। लाओ ये भारी गहने और दुपट्टा उतारने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अथर्व ने बहुत ही दोस्ताना और सहज लहजे में कहते हुए माही के पास आकर बेड पर बैठ गया। माही अनजाने में ही थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक गई। खैर, अथर्व इसे उसकी स्वाभाविक शर्मो हया समझकर मुस्कुराया और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सिर के दुपट्टे से सेफ्टी पिंस को धीरे धीरे निकालने लगा। माही तो उसकी इतनी नजदीकी पर अपनी सांसें तक रोककर बैठ गई थी। अथर्व ने उसके भारी दुपट्टे को उतारकर साइड में रखा। फिर जैसे उसके गले का भारी चोकर हार उतारने के लिए उसने माही की गर्दन के पीछे अपनी उंगलियां छुई। माही ने बेसाख्ता बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसकर भींच लिया। अथर्व उसकी इस मासूम हरकत पर बहुत धीरे से मुस्कुराया। रिलैक्स मेरी टेडी, उसने बहुत प्यार से उसे देखते हुए धीरे धीरे उसके सारे भारी गहने उतारे
और साइड टेबल पर रख दिए। फिर उसके और करीब बैठते हुए उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इतना घबरा क्यों रही हो मेरी जान? वो पूरी तरह मोहब्बत में डूबी हुई आवाज में कहते हुए माही के हाथ के पीछे अपने होठों का स्पर्श छोड़ गया। अथर्व के उन गर्म होठों का स्पर्श अपने हाथ की पुष्ट पर महसूस करते ही माही के पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। माही डर के मारे भीतर तक कांप गई थी। मेरी नन्ही मिष्टी, बहुत प्यार से संभालूंगा तुम्हें, खुद को मुझ पर सौंप कर भरोसा तो करो। अथर्व ने जब बहुत ही धीमे स्वर में ये कहा तो माही बेसाख्ता खुद में और सिमट गई। लाज के मारे उसकी पलकें कांप रही थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। अथर्व ने उसे धीरे से तकिए पर लेटाया और फिर अपने कोट और कुर्ते को उतारकर सोफे पर रख दिया। उसे इस तरह अपने सामने देखकर माही की हथेलियां बेसाख्ता पसीने से भीग गई। अब वो चोर नजरों से अथर्व के चौड़े सीने और गठीले मसल्स को देख रही थी, जबकि अथर्व साइड टेबल का दराज खोलकर उसकी मुंह दिखाई का उपहार निकाल रहा था। हाँ, वो माही की नजरों को खुद पर महसूस कर सकता था। काफी आकर्षक है ना तुम्हारा पति? अथर्व सिंघानिया ने दराज से एक लाल रंग की डिबिया निकालते हुए शरारत से कहा तो माही ने झट से अपनी नजरें घुमा ली और अपनी गोद में रखे हाथों को देखने लगी। अथर्व ने उसके पैरों के पास बैठते हुए उसके लहंगे को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो माही के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। इससे पहले कि वो जरा भी हिचकिचाती, अथर्व ने उस डिबिया में से चांदी की खूबसूरत चमकती हुई पायल निकाली और उसे माही के पैरों में पहना दी। दूसरे पैर में भी पायल पहनाते हुए उसने कहा, इन्हें तुम कभी नहीं उतारोगी मेरी मिष्टी टेडी। अथर्व जानता था कि उसके छूने से, उसकी नजदीकी से वो बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन आज वो चाहकर भी पीछे नहीं हटना चाहता था। तभी माही की नजर उसके सीने पर थोड़ा ऊपर कंधे के पास बने एक गहरे निशान पर पड़ी। आपको ये चोट कैसे लगी? माही ने बेसाख्ता ही पूछ लिया। तुम्हारा हैंडसम पति एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है मेरी मिष्टी टेडी, तो ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, तुम परेशान मत हो। उसके इस फिक्र पर अथर्व के होंठ मुस्कुरा उठे। फिर उसने उठकर कमरे की लाइट्स बंद की और नाइट बल्ब को रोशन कर दिया। अथर्व ने उसके ऊपर झुकते हुए उसे करीब लाना चाह रहा था कि माही ने अपने लहंगे को कसकर जकड़ लिया और बेसाख्ता अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। मेरी मिष्टी, क्यों मेरा धैर्य आजमा रही हो? यकीन मानो जितना तुम मुझे तड़पाओगी ना, मैं उतना ही तुम्हारे प्यार में टूटकर बिखर जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि मेरी लाडली मेरी इस दीवानगी को सह पाएगी, इसीलिए प्यार से मेरा साथ दो ना। अथर्व जानता था कि वो भी सिर्फ 18 साल की थी और ये रिश्ता उसके लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए वो घबरा रही थी और उसके पति होने के नाते अथर्व का ये फर्ज था कि पहले उसे सहज करे और फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है अथर्व। ये पहली बार था जब माही ने अथर्व को उसके नाम से पुकारा था और अथर्व इन गुलाबी होठों से अपना नाम सुनते ही सुध-बुध खो बैठा और बेहद शिद्दत से उसके माथे और होठों को चूमने लगा। माही ने अपनी आंखें जोर से मींच ली और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया। उसके इस मासूम आत्मसमर्पण को देखकर अथर्व का दिल खुशियों से भर गया और फिर अगले ही पल सारे फासले मिटने लगे। उसने हौसलों से उसकी बैग की डोरी को धीरे से सरकाया और उसकी सांसों को अपनी सांसों में समेट लिया। मुझे अपना और कितना दीवाना करोगी मेरी मिष्टी टेडी? अथर्व उसकी नाजुक आवाज में अपना नाम सुनकर मचल उठा था और इस दीवानगी में उस पर झुकता ही चला गया। मैं जानता हूँ तुम बहुत नाजुक हो, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना है। वो प्यार के इस खूबसूरत आलम में उसके कान के करीब झुककर फुसफुसा रहा था। बहुत बहुत ठंड लग रही है, माही ने कपकपाती आवाज में कहा। बस कुछ और देर मेरी जान, फिर तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अथर्व ने उसकी पीठ को सहलाते हुए नरमी से कहा। तुम बहुत प्यारी हो मेरी मिष्टी टेडी, दिल करता है तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूं, खासकर तुम्हारे इन गोल मटोल गालों को। अथर्व ने भावनाओं की शिद्दत में जैसे ही उसके दाएं गाल पर अपने होठों का हल्का सा दबाव बनाया, माही सिसक उठी। उसे इस तरह मुंह बनाकर खुद की तरफ देखता पाकर अथर्व का एक खिलखिलाता हुआ ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी माही, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
अथर्व ने उसके माथे पर मोहब्बत से अपने होंठ रखे और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भगवान का जितना शुक्रिया अदा करता कम था, जिसने उसकी मोहब्बत को इतनी आसानी से उसकी झोली में डाल दिया था। अगली सुबह हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत सलवार सूट और मैचिंग दुपट्टा लिए वो अथर्व का हाथ थामे बेहद शर्माती लजाती हुई डाइनिंग टेबल पर आई। वहां अथर्व की दादी बैठी उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वे सब एक साथ मिलकर नाश्ता कर सके। माशाअल्लाह, कितना निखार आया है मेरी बच्ची के चेहरे पर। वो दुनिया देखी हुई महिला थी। अपनी नई नवेली बहू के चेहरे पर वैवाहिक जीवन का एक खूबसूरत रंग देखकर दादी ने मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारी, जिस पर माही ने बेसाख्ता शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। मुझ पर कोई निखार नहीं आया क्या दादी? अथर्व जो व्हाइट शर्ट के साथ डार्क ब्राउन ट्राउजर पहने हुए था और बालों को अच्छे से जेल से सेट किए हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था, अब अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए शरारत से माही को देखने लगा और दादी से शिकायत की, मैंने ऐसा भला कब कहा? तुम तो हो ही मेरे सबसे प्यारे बच्चे। दादी ने अथर्व के सिर पर हाथ फेरकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिस पर अथर्व ने मुस्कुराकर माही को आंख मारी और फिर उसकी कुर्सी खींचते हुए उसे बैठने को कहा। वो खुद भी उसके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर इसी तरह खुशनुमा माहौल में नाश्ता करने के बाद माही को उसके मम्मी पापा से मिलवाने के लिए अथर्व उसे उसके मायके लेकर आया। मुझे एक बहुत जरूरी काम से हेडक्वार्टर जाना है मेरी मिष्टी टैडी। शाम को तुम्हें पिक करने आऊंगा और हाँ, मॉम से रात को रुकने के लिए मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैं अब अपनी इस मिष्टी टैडी के बिना एक रात भी नहीं गुजार सकता। माही के मम्मी पापा से मिलने के बाद अथर्व को किसी केस के सिलसिले में निकलना था, इसीलिए उसने माही के गाल को चूमकर उसे अलविदा कहा और अच्छे से याद दिलाया कि वो शाम होते ही उसे वापस लेने आ जाएगा। इस पर माही ने शर्म से नजरें झुकाए हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, मुझे भी यहाँ किस करके गुड बाय बोलो। अथर्व ने जरा सा झुककर अपने गाल माही के चेहरे के करीब करते हुए मासूमियत से फरमाइश की, जिस पर माही ने शर्म से लाल होते हुए धीरे से अपने नाजुक होंठ उसके गाल पर रख दिए। थैंक यू माय मिस्टी टैडी, वो मुस्कुराकर कहता हुआ उसे नरमी से अपने सीने से लगाकर वहां से जा चुका था। माही ने सारा दिन अपने मम्मी पापा के साथ गुजारा, लेकिन उससे रह रहकर अथर्व की भी बहुत याद आ रही थी। खैर, अपने वादे के मुताबिक शाम होते ही अथर्व उसे लेने आ गया और वो अपने मम्मी पापा से मिलकर खुशी खुशी उसके साथ वापस लौट आई। अथर्व ने उसे बाहर ही एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर करवाया और फिर वे वापस घर आ गए। घर आकर अथर्व को कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल सेंड करने थे, तो वो अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गया, जबकि माही दादी के पास उनके कमरे में थी। उनसे मिलकर जब वो अपने कमरे में आई तो उसने अथर्व को लैपटॉप में बिजी पाया। वहीं अथर्व ने कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए धीमे से मुस्कुराकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। माही छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके करीब आकर बैठी तो अथर्व ने उसका हाथ थाम लिया। वो मुझे कॉलेज जाना है अथर्व, मेरी पढ़ाई। माही ने सोचते हुए कि न जाने वो उसकी बात पर कैसा रिएक्शन दे, डरते डरते अपनी बात शुरू की कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है। उसकी बात का मतलब समझते ही अथर्व सिंघानिया के चेहरे पर थोड़ी संजीदगी आ गई। वहीं माही को लगा जैसे वो अभी मना कर देगा कि वो आगे पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन अगले ही पल अथर्व ने उसका हाथ ऊपर उठाकर अपने होठों से लगा लिया। ठीक है मेरी जान, तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हें कॉलेज पिक और ड्रॉप कर दिया करूंगा। अथर्व ने उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही की जैसे जान में जान आई। वो तो यही समझ रही थी कि आम मर्दों की तरह अथर्व भी उसे शादी के बाद पढ़ाई करने से रोक देगा, मगर अब उसके दिल में मौजूद सारे डर दूर हो गए थे। वो मुस्कुराते हुए अथर्व के कंधे पर अपना सिर रख गई। ये देखकर अथर्व सिंघानिया के लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक गईं। क्या मेरी जान को नींद आ रही है? उसके माथे को चूमते हुए अथर्व ने नरम लहजे में पूछा। माही ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरा तो अभी तुम्हें सोने देने का कोई इरादा नहीं है मेरी टेडी, अथर्व ने शरारत भरे लहजे में कहा तो माही ने सकपकाते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी बात के पीछे का मतलब वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, चलो सो जाते हैं।
अपनी इस मिष्टी टैडी की नाजुक मिजाजी को मैं एक ही रात में अच्छे से जान चुका हूँ। उसने हंसते हुए अगले ही पल लैपटॉप को बंद करके साइड में रखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माही शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। 2 महीने बाद, ये आप क्या कह रही हैं दादी? माही अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? मैंने तो ड्राइवर को उसे कॉलेज से पिक करने के लिए भेज दिया था। अथर्व सिंघानिया वैसे तो माही को कॉलेज खुद ही पिक और ड्रॉप किया करता था, लेकिन आज उसकी एक बेहद जरूरी मीटिंग थी जिसकी वजह से उसने ड्राइवर को माही को कॉलेज में लाने के लिए कहा था। लेकिन अब तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे और उससे दादी का फोन आया था कि माही माही अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। अथर्व ये सुनते ही सन्नाटे में आ गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अच्छा ठीक है दादी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं भी ड्राइवर को फोन करता हूँ। अथर्व ने दादी को शांत करवाया और फौरन ड्राइवर का नंबर मिलाया, लेकिन वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इससे अथर्व की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। पुलिस की इस नौकरी में उसके हजारों दुश्मन थे, लेकिन उसने अपनी शादी को बहुत ही प्राइवेट रखा था ताकि उसकी निजी जिंदगी पर आंच न आए। फिर उसके किस दुश्मन को माही के बारे में भनक लग गई थी। अथर्व तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया। अगले आधे घंटे के अंदर अथर्व सिंघानिया माही की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो गया। दरअसल शादी की पहली रात उसने माही को मुंह दिखाई में जो चांदी की पायल दी थी, उसमें उसने एक बेहद एडवांस जीपीएस ट्रैकिंग चिप छिपाई थी। हाँ, वो माही की सुरक्षा के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी इसी फिक्र और समझदारी की वजह से आज वो चिप उसके काम आ गई थी। अगले कुछ ही मिनटों में अथर्व की गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे बनी उस पुरानी और वीरान इमारत के बाहर खड़ी थी जहाँ की लोकेशन आ रही थी। यकीनन उसकी मिष्टी को हाथ लगाने वालों को वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अपनी सर्विस गन को दोनों हाथों में थामे वो बिना कोई आवाज किए बेहद खामोशी से इमारत के भीतर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ माही ने अपने चकराते हुए सिर को संभाला और बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। खुद को एक अनजान और डरावने कमरे में पाकर डर के मारे उसकी आंखें फैल गई। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। वो तो कॉलेज से ड्राइवर के साथ घर वापस आ रही थी, तभी कुछ अनजान गुंडों ने उनकी गाड़ी का पीछा करके उन्हें रोका, पिस्तौल दिखाई और जबरदस्ती माही के चेहरे पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया था। उसके आगे माही को कुछ भी याद नहीं था। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अथर्व, पापा, कहाँ हैं आप सब? माही अपना सिर घुटनों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे नाजुक चिड़िया, तुम इतनी जल्दी रोने क्यों लग गई? खैर, अब मुझे समझ आया है कि वो एसीपी अथर्व सिंघानिया तुम पर अपनी जान क्यों छिड़कता है। तुम चीज ही ऐसी हो। अचानक कमरे के एक कोने से ये भारी और डरावनी आवाज गूंजी तो माही का दिल दहल गया। कमरे के अंधेरे कोने में सोफे पर जग्गू मालिक बैठा था, जो अथर्व सिंघानिया का बहुत पुराना और खूंखार दुश्मन था। वो माही को अपनी गंदी नजरों से देख रहा था और बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसे तो लगा था कि एसीपी अथर्व की पत्नी कोई बहुत बहादुर और रौबदार औरत होगी, लेकिन यहाँ तो सामने महज 18 साल की एक मासूम और नाजुक सी लड़की थी। माही की इसी मासूमियत ने जग्गू मलिक जैसे क्रूर अपराधी के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जग्गू मलिक की डरावनी आवाज और उसकी दुष्टता भरा ठहाका कमरे में गूंजा तो माही ने सहम कर पीछे बेड के सिरहाने से खुद को सटा लिया। उसके होंठों से मुसलसल सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, अथर्व, प्लीज आ जाओ, बस चुप हो जाओ माही। माही को लगातार रोते देख जग्गू मलिक ने झड़कते हुए कहा तो माही का रोना तो दूर, डर के मारे उसकी सांसें तक रुक गई। वो उस धुंधले अंधेरे में उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी और उसकी आवाज की दहशत ही उसे डराने के लिए काफी थी। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें किडनैप करके अथर्व सिंघानिया को डराना था, ताकि वो मेरे गैर कानूनी धंधों के रास्ते से हट जाए, लेकिन अब तुम्हारे इस रूप को देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो करीब 45 साल का अधेड़ उम्र का आदमी सोफे से उठा और अपनी नीचता भरी नजरों से उसे देखते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बातें सुनकर माही की धड़कनें जैसे थम सी गई। अथर्व के सिवा किसी और का उसे छूना उसके लिए मौत के बराबर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इसी वक्त मौत आ जाए।
जग्गू मलिक ने अपने कदम और आगे बढ़ाए और अपना हाथ बढ़ाकर माही के कंधों पर बिखरे हुए उन खूबसूरत बालों को छूना चाहा कि तभी अगले ही पल कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से टूटकर गिरा और सामने साक्षात जग्गू मलिक का काल यानी एसीपी अथर्व सिंघानिया खड़ा था। अथर्व ने पलक झपकते ही जग्गू मलिक पर धावा बोल दिया और जोरदार थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया। उसने उसका कॉलर पकड़ा और लगातार उसके जबड़े पर मुक्के बरसाने लगा। माही जो डर के मारे पीछे खिसक रही थी, अथर्व को अपने सामने देखकर उसकी जान में जान आई और वो राहत के आंसू रोने लगी। तेरा हिसाब तो मैं पुलिस स्टेशन में फुर्सत से करूंगा। अथर्व ने जमीन पर अधमरे पड़े जग्गू मलिक को एक जोरदार लात मारी और उसका कॉलर घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर फेंक दिया, जहां उसकी पुलिस टीम पहले से तैनात थी। पुलिस वाले जग्गू मलिक को घसीटते हुए और उस पर डंडे बरसाते हुए वहां से ले गए। अब अथर्व का पूरा ध्यान माही पर था, जो डर के मारे अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। मिष्टी, मेरी मिष्टी टेडी। उसके बिखरे हुए बाल, रो रो कर सूजी हुई आंखें और ये बेबस हालत देखकर अथर्व के दिल को गहरी ठेस पहुंची। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने माही को बहुत ही नरमी से अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उसे अथर्व की सुरक्षित बाहों का सहारा मिला, माही उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आप बहुत गंदे हैं अथर्व, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो आदमी मुझे। रोते रोते माही को हिचकियां बंध गई थी। वो डर के मारे ठीक से शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका एक खौफ देखकर अथर्व का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा और उसके बालों को चूमते हुए दिलासा दिया। बस मेरी मिष्टी, कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अथर्व माही को संभाल कर वापस सिंघानिया मेंशन ले आया था, लेकिन माही के दिमाग से उस हादसे का खौफ निकल ही नहीं रहा था। इस बात को एक हफ्ता बीत चुका था, पर उस दिन के बाद से ना तो माही कॉलेज गई थी और ना ही वो पहले की तरह खुलकर कभी मुस्कुराई थी। अथर्व ने भी यह सोचकर उसे पूरा समय दिया कि वो उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी माही उस सदमे से बाहर आने के बजाय और गुमसुम रहने लगी थी। आज भी जब अथर्व ड्यूटी से वापस आए तो माही कमरे में बिल्कुल अकेली और उदास बैठी थी। मिष्टी, चले बाहर आइसक्रीम खाने। अथर्व ने माहौल को हल्का करने के लिए सामान्य अंदाज में पूछा तो माही ने बिना देखे बस ना में सिर हिला दिया। अथर्व एक गहरी सांस लेकर रह गया। मेरी मिष्टी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अथर्व ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो माही जैसे अपने विचारों के भंवर से बाहर आई और उसकी तरफ देखा। नहीं अथर्व, मुझे बाहर नहीं जाना, उसने डरे सहमे लहजे में कहा। तो इस बार अथर्व को उसकी इस हालत पर, खुद पर और हालात पर बहुत गुस्सा आया। वो जानता था कि माही जैसी नाजुक और मासूम लड़की के लिए यह सब सहना आसान नहीं था, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था और उसने उस मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कड़ी सजा भी दिलवा दी थी। फिर भी माही का खुद को इस तरह कैद कर लेना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने आगे बढ़कर माही के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे सीधे अपने सामने किया। बस बहुत हो गया माही, आखिर तुम किस बात की सजा दे रही हो मुझे? तुम्हें इस हाल में देखता हूँ तो मुझे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आता है। दिल करता है खुद को गोली मार लूं, क्योंकि मेरी इस नौकरी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अथर्व बहुत कम गुस्सा करता था, लेकिन जब वो भावुक होता था तो उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती थी। वो इस वक्त अपने दिल की सारी भड़ास और लाचारी माही के सामने निकाल रहा था। माही दम साधे उसे देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि अथर्व बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो अनजाने में अपने डर की वजह से पिछले एक हफ्ते से अथर्व को सजा दे रही थी, जो कि सरासर गलत था। आई एम सॉरी अथर्व। इससे पहले कि अथर्व गुस्से में खुद के लिए और कोई कड़वा शब्द इस्तेमाल करता, माही ने अपना सिर झुकाकर बेहद पछतावे से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए अथर्व, मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं था और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो सिर झुकाए अपनी गलती मान रही थी। माही की मासूमियत देखकर अथर्व का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसने अगले ही लम्हे माही को पूरी ताकत से अपनी बाहों में भींच लिया। आई एम सॉरी माही, मैं तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो मेरी मिष्टी टेडी। आई एम रियली सॉरी। उस रात उन दोनों के बीच मौजूद वो लंबी खामोशी और दूरी हमेशा के लिए टूट गई।
माही ने अथर्व से वादा किया कि वो उस बुरे हादसे को भूलकर अब कल से रोज अपने कॉलेज जाएगी और अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। और वहीं अथर्व ने भी अपने दिल ही दिल में ये पक्का संकल्प ले लिया था कि वो अपनी मिष्टी टेडी की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेगा। अब माही के चेहरे पर डर की जगह अपने पति के प्रति अगाध विश्वास और एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसने सिंघानिया मेंशन के उस कमरे को फिर से खुशियों से सराबोर कर दिया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुरक्षित थी और उनकी ये प्रेम कहानी अब हर डर से पार पाकर मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।